नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। नेपाल से जिस तरह की घटनाएं की खबरें आ रही थी, अभी एक तरह से कहें तो वो घटनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं और बिल्कुल वहां की से घटनाओं का समाचार अब नहीं आ रहा है। और सुखद समाचार ये है कि वहां पे एक अंतरिम सरकार की गठन भी हो गया है और अंतरिम सरकार जो है उसकी कमान दी गई है 75 वर्षीय सुशीला कर्की पे। अब वहाँ की जेएनजी और जो जनता है उन्होंने इतना भरोसा आखिर सुशीला कर्की पे जताया क्यों? इन्हीं सब चीजों को लेके काफी कतूहल का माहौल है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सुशीला कर्की है कौन और जेएनजी ने उन पर भरोसा क्यों जताया। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे सुशीला कर्की के बारे में और हम जानेंगे कि आखिर जेएनजी ने उन पे अपना इतना ज्यादा भरोसा क्यों जताया है। तो 75 वर्षीय जो सुशीला कर्की है उनका जन्म हुआ था 7 जून 1952 में वीरनगर नामक स्थान पे नेपाल में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और 1972 में उन्होंने महेंद्र मोरांग कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी, जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद से शुरू होता है सुशीला कर्की का भारत का कनेक्शन। आखिर सुशीला कर्की के ऐसे तो हर नेपाली और जो नेपाल के रहने वाले जो लोग हैं उनका एक कनेक्शन भारत से है ही, लेकिन जो सुशीला कर्की है उनका भारत से स्पेशल कनेक्शन है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब से सुशीला सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्तों में काफी सुधार आएगा, जो कि केपी शर्मा ओली के समय में काफी ज्यादा खटास आ गई थी और केपी शर्मा ओली जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे, यानी कि झुके हुए थे। तो आखिर जानते हैं कि सुशीला कर्की का भारत कनेक्शन है क्या। सुशीला कर्की ने अपने बीए की डिग्री वहां महेंद्र मोरांग कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लेने के बाद वो आ गई थी भारत और भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में उन्होंने अपना एडमिशन कराया और उन्होंने वहां से पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में एमए किया। एमए करने के बाद सुशीला कर्की जो है फिर से वो नेपाल चली गई और नेपाल जाने के बाद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ किया, यानी कि लॉ की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद से 1979 से उन्होंने वकालत शुरू की और उसके बाद से वो जो है काफी ज्यादा सक्रिय रही जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें, और वो एक जगह टीचर भी रही। उसके बाद से जो वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी के लिए जो वहाँ पे मूवमेंट हुआ था 1990 में, उसमें भी वो काफी ज्यादा सक्रिय रही थी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी नेपाल में वहां से बढ़नी शुरू हुई थी। 2008 में वो सीनियर लॉयर बन गई नेपाल बार एसोसिएशन में और 2010 में वो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुई और 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट की पहली नेपाल की महिला न्यायाधीश बनी थी। तो ये जो किताब है पहली न्यायाधीश बनने का, महिला न्यायाधीश बनने का, इनके नाम ही है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद भी इनका जो सफर था एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका काफी आसान नहीं था और उन्हें अंगारों पे चलना पड़ा था, क्योंकि उनका जो सामना था नेपाल के उन करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ था जो कि हर कदम पे हर जगह पे वो करप्शन करते जा रहे थे। पर ये चीजें जो थी सुशीला कर्की को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो 2017 में जो वहाँ की नेपाली कांग्रेस है और जो माओइस्ट पार्टी है वहाँ की जो वामपंथी पार्टी है, उन लोगों ने 2017 में इनको एक इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कुछ फैसले जो वहाँ के काफी पॉपुलर पॉलिटिशियंस थे कि काफी करप्ट थे उनके अगेंस्ट में दिया था। तो उनके ऊपर ये आरोप लगाते कि उनके जो फैसले में बायस्ड हैं, यानी कि वो एक तरफा फैसला दे रही हैं। इसी को लेके जो वहाँ की नेपाली कांग्रेस है और जो वहाँ की एक वामपंथी पार्टी है, माओइस्ट पार्टी है, इन दोनों पार्टियों ने एक महाभियोग लेके आए वहाँ के संसद में और इनको इम्पीचमेंट करने की कोशिश की। पर वहाँ पे जो बाकी की पार्टियां थी उन लोगों ने इसमें सपोर्ट नहीं किया। जो इम्पीचमेंट जो मोशन लेके आया गया था वो गिर गया, क्योंकि जो वहाँ की पब्लिक थी पूरी की पूरी इनके साथ दी और यहीं से वो वहाँ की पब्लिक की हीरो बन गई थी। यही एक कारण था जिसकी वजह से जो सुशीला कर्की हैं वहाँ की पब्लिक की आंखों की तारा बन गई थी और इनको अंतरिम सरकार का मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो आप लोगों ने देखा जो सुशीला कर्की हैं किस तरह से एक फार्मर फैमिली से आती हैं और 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी होती हैं और इस मुकाम तक पहुंचती हैं। तो उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया था और वहां की पब्लिक जो थी उनसे काफी प्यार करती थी, इसीलिए वहां की जेएनजी जो है उन लोगों ने इन पे भरोसा जताया। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही जो सुशीला कर्की हैं उनके लिए जो रास्ते हैं काफी आसान नहीं होंगे।
वहां की जो पब्लिक है, जो वहां की जनता है और खास करके जो जेनजी है, उनके अंदर जो असंतोष है, जो वहां पे करप्शन के केसेस हुए थे और जो सपने वहां के जेनजी ने, वहां की जनता ने संजोए हुए थे कि कोई ऐसी सरकार वहां पे आए जो कि नेपाल फर्स्ट और नेपाली फर्स्ट का वादा लेके आए और नेपाल के लिए वो सब करे जो कि देश के ईमानदार नेता जो बाहर होते हैं वो करते हैं। नेपाल को अर्थव्यवस्था ठीक करे, नेपाल में जो करप्शन है उसको ठीक करे, नेपाल में जो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद है उसको खत्म करे और नेपाल जो इतनी बड़ी विभीषिका से अभी गुजरा है वहां पे स्टेबिलिटी लेके आए। सुशीला कर्की ने हालांकि 5 मार्च 2026 को उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वहां पे जो जनरल इलेक्शंस हैं वहां पे होंगे 5 मार्च को, पर जो इनको 6 महीने का समय मिल रहा है, उन 6 महीनों में वहाँ की जो जनता है उनकी भरोसे पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा और उनको ये करके दिखाना पड़ेगा कि जिस तरह से वो जज रहते हुए, जिस तरह से वो वहाँ की पब्लिक लाइफ में काम कर रही थी, उसी तरह से प्रधानमंत्री बन के आती हैं तो वो क्या करती हैं। और ये जो सुशीला कर्की हैं, इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो भारत भी काफी आश्वस्त लग रहा है कि जो नेपाल के साथ जो भारत के रिश्ते थे वो काफी खटास हो गए थे, काफी इनमें कुछ अड़चने आ गई थी, वो काफी पट जाएंगी और जो नेपाल का जो झुकाव था चाइना की तरफ उससे हटेगा और जो नेपाल है वो भारत की तरफ झुकेगा। तो सुशीला कर्की जो है, इनका जो एजुकेशन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है जो कि एक हिंदुत्व का गढ़ भी माना जाता है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मुस्लिम्स के लिए, उस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है हिंदुओं के लिए। तो हो सकता है कि जो ये सुशीला कर्की है इनमें राष्ट्रवाद और जो नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है इनको अंदर कूट के भरी होगी। इनका जो जीवन है बिल्कुल बेदाग है, तो इस बेदाग छवि के कारण इनको वहां पे नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो भारत अब आगे ये देखना होगा कि भारत के रिश्ते उनके साथ कैसे होते हैं और सुशीला कर्की जो है वहां की प्रधानमंत्री बनने के बाद किस देश का दौरा सबसे पहले करती थी, क्योंकि पहले वहां पे एक ऐसा कुछ एक तरह से कहें तो नियम तो नहीं था, लेकिन वहां पे जो कोई भी नेपाल प्रधानमंत्री बनता था वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता था। तो सुशीला कर्की के लिए जो कुछ भी है, यानी कि जो भारत है वो भारत को सबसे ज्यादा अहमियत देती है कि चाइना को देती है या किसी और देश को देती है। तो सबसे पहले जो सुशीला कर्की है उनके ऊपर तो ये दायित्व है कि नेपाल में स्टेबिलिटी लेके आए, शांति लेके आए और वहाँ के जो लोग हैं, जेनजी हैं, उनमें भरोसा कायम करें और एक ऐसा उम्मीद की किरण वो जगाएं कि नेपाल जो है वो भी अपना जो छवि है विश्व पटल पे ला के रख सकता है और नेपाल भी एक दिन विश्व में जगमगा सकता है, अपना नाम रोशन कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति सुशीला कर्की को लेके। आज की प्रस्तुति अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं ऐसे ही किसी अंक में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।